नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जब से शादी करके आई है इसे कोलू का बैल बना दिया है। रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। घर में माता पिता, 4 बहनें और एक भाई भाभी थे। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और 2 रिया और उसकी छोटी कुंवारी थी। अब रिश्ते में बंधने की बारी रिया की थी। रिया के लिए कई रिश्ते देखे गए, लेकिन कुछ रिया को तो कुछ रिया के परिवार वालों को पसंद नहीं आए, क्योंकि रिया में सिर्फ एक ही खराबी थी कि वह शरीर से थोड़ी भारी थी। बाकी नैन नक्श तो उसके लाखों में एक थे। देखते देखते एक रिश्ता पसंद आया। लड़का मध्यम वर्गीय परिवार से था। आर्थिक दृष्टि से तो खानदान रिया के परिवार से भी कम था, लेकिन बात विचार से खानदान रिया के पिताजी को उत्तम लगा। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि लड़का श्यामलाल जी को पहली नज़र में ही भा गया। लड़के का रंग रूप, दक्षता और सबसे ज्यादा उसका हुनर। यह सब देखकर उनकी तो जैसे नजरें ही नहीं हटी। उनकी बेटी को भी लड़का पहली नज़र में ही जच गया। लड़के के परिवार में उसके पिताजी, 2 बहनें और एक भाई थे, जिसमें से एक बहन की शादी हो चुकी थी। मिला जुला कर दोनों बाप बेटा 20-25 हजार ले आते थे, तो घर का खर्चा चलने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। श्यामलाल जी को लड़के के पिता की एक बात मन ही मन बहुत खटक रही थी। वह यह कि वह अपनी लड़की की शादी के पहले सूरज की शादी क्यों कर रहे थे, क्योंकि लड़की सूरज से बड़ी थी। तो उन्होंने बात बात में पटवारी जी से पूछ ही डाला, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं, आप बोलिए, सामने से पटवारी जी ने कहा। आप पहले अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि वह तो सूरज से बड़ी है। तो पटवारी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, इन बच्चों की माँ नहीं है। अगर बहू आने से पहले बेटी को विदा कर देंगे तो हमें खाने की भी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात यह भी है कि एक बेटी आएगी और दूसरी बेटी जाएगी, तो घर आंगन हरा भरा रहेगा। लड़के के पिता की बात ठीक लगी। दोनों तरफ से सबने अच्छा मुहूर्त देखकर सगाई पक्की कर दी। रिया और उसकी माँ भी रिश्ते से बहुत खुश थी, यह सोचकर कि लड़का भी बहुत अच्छा है और परिवार भी छोटा है। पैसों का क्या, वह तो आज नहीं तो कल हो जाएंगे। यह तो लड़की का अपना भाग्य है, रिया की माँ और उसके पिताजी ने सोचा। सगाई और शादी के बीच सिर्फ 1 महीने का वक्त था। देखते देखते 1 महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और वह शुभ घड़ी आ गई जब रिया को अपने मायके को छोड़ ससुराल में बसेरा करना था। लेकिन शादी वाले दिन एक मुश्किल आन पड़ी थी। श्यामलाल जी के दूर के रिश्तेदार से यह खबर मिली कि आपने रिया बेटी का रिश्ता कहाँ कर दिया। वह लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मेरी बेटी का घर इनके घर के ठीक बगल में है। पटवारी जी का अपनी पत्नी के साथ भी व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं था। बीमारी की अवस्था में भी वह अपनी पत्नी से काम करवाते थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नी इलाज के अभाव में ही चल बसी। उनकी पत्नी को दिल की बीमारी हो गई थी, जिसके इलाज के लिए 2 लाख चाहिए थे, लेकिन उन्होंने रुपयों को ज़्यादा महत्व दिया। दोनों बेटियों का भी अपनी माँ के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। किसी भी काम में मदद नहीं करना और मुँह पर जवाब देना इन दोनों के स्वभाव में है। हाँ, एक बात और जो अच्छी है वह यह कि रिया बेटी की शादी जिस लड़के से हो रही है वह लड़का सच बहुत ही भला और नेक है। यह सब सुनकर श्यामलाल जी एक बार तो गहरी सोच में पड़ गए कि अब करें तो क्या करें। सारे कार्ड बट गए। बारात आंगन में आने वाली है। अगर रिश्ता तोड़ते हैं तो पूरी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और तो और इन सब का मेरी दूसरी बेटी पर भी असर पड़ेगा, फिर उसकी शादी में भी अड़चने आएंगी। इसी सब उधेड़-बुन में श्यामलाल जी चक्कर काट रहे थे। तभी प्रिया की माँ वहां आई और कहने लगी, शादी का घर है और आप कोई काम करने की बजाय क्यों चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने सारी बात अपनी धर्मपत्नी को बताई। एक बार तो माँ भी परेशान हो गई कि क्या करें, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर यह तय किया कि जिससे शादी हो रही है वह लड़का ठीक है, वह अपनी पत्नी के साथ कुछ भी अनैतिक नहीं होने देगा। यह सब सोचकर सभी खुशी खुशी बारात के स्वागत की तैयारी में लग गए। सजावट ठीक से हुई है या नहीं, कैटरिंग वाले अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। देखते देखते शाम हो गई और बारात दरवाजे पर आ गई।
बारात के स्वागत में लग गए। विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। अब विदाई होनी थी। रिया की माँ, बहनें और रिया का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन बेटी को विदा तो करना ही था और समाज की रीत को निभाना ही था। अगले दिन तक फेरे की रस्म थी तो रिया का भाई पहुंच गया अपनी बहन को लाने के लिए। रिया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था अपने भैया को देखकर। जल्दी जल्दी चप्पल पहनी और आ गई मायके, क्योंकि वह तो सुबह से ही चहक रही थी कि कब भैया आए और उसे लेकर जाएं। घर पहुंची नहीं कि माँ के सवालों की बौछार शुरू हो गई। ससुराल में सब कैसे हैं बेटा? सब ठीक तो हैं? तेरा ख्याल तो रखते हैं? तू खुश तो है ना? तुझे किसी चीज की तकलीफ तो नहीं? वगैरह वगैरह। अरे माँ, कल रात ही तो गुजारी है मैंने वहाँ। आज सुबह तो तुम्हारे पास आ ही गई। अच्छा या बुरा समझने के लिए तो वक्त लगता है। तो माँ ने अपने भोलेपन में कहा, ठीक है बेटी, माँ हूँ ना, बच्चे की एक पल की दूरी भी बेचैन कर देती है। अच्छा माँ, अब ज़्यादा भावुक मत हो और ना मुझे करो। फटाफट से यह बताओ कि खाने में क्या बनाया है, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं जितना भी टेस्टी खाना खा लूँ, लेकिन आपके हाथों के बने खाने में जो बात है वह किसी में नहीं। मैंने तेरी पसंद का पकौड़ी का रायता, मूली की सब्जी और आलू की सब्जी और मिस्सी रोटी बनाई है। माँ जल्दी से दे दो, बहुत भूख लगी है। फिर रिया ने खाना खाया। सब ने जी भर के बातें की। इतने में सुबह से शाम हो गई। फिर सूरज अपने भाई और दोस्तों के साथ रिया को लेने आ गया। रिया की माँ और रिया तो इस तरह से रोए जा रही थी जैसे फिर से विदाई हो रही हो। अब शुरू होने वाली थी रिया के दुखों की घड़ी। सुबह सुबह रिया उठी और ससुराल में पहली रसोई बनाई। लेकिन यह क्या, सुबह से 9 बज गए, 10 बज गए और फिर 11 बज गए। अब तो इंतजार की इंतहा ही हो गई। तब रिया ने अपनी नंद से पूछा कि आज मासी नहीं आएगी क्या? तब उसकी नंद ने यह नहीं बताया कि हमने मासी को छोड़ दिया है। बोली पता नहीं बीमार पड़ गई होगी। रिया के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, उसे काम में लगा दिया गया। उसने सारे बर्तन साफ किए, कपड़े धोए, झाड़ू किया और उसने सोचा कि शायद दीदी आएंगी और कहेंगी कि भाभी आप रहने दो, मैं कर लूँगी, अभी तो आपकी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंद टस से मस नहीं हुई, चुपचाप बैठी बैठी देखती रही। ससुर जी भी चुपचाप बैठकर देख रहे थे। यह नहीं कि अपनी बेटी को समझाएं कि जाकर अपनी भाभी का काम में हाथ बटाओ। रिया रोते जा रही थी और काम करती जा रही थी। साथ ही साथ मन ही मन यह भी सोच रही थी कि एक ही आदमी के दो चेहरे हो सकते हैं। शादी से पहले तो पापा जी बेटी बेटी करते नहीं थकते थे और आज पहले दिन से ही उन्होंने अत्याचार करने शुरू कर दिए। नंद ज्यादातर बदमाश होती है ये तो सुना था, पर ससुर ऐसा कम होता था। और रही बात सूरज की, तो वह इन सब से अनभिज्ञ थे, क्योंकि उन्होंने शादी के लिए जो 1 सप्ताह की छुट्टी ली थी वह खत्म हो गई थी। इसीलिए वह तो सुबह 9 बजे ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। अब यह अत्याचार तो रोज का ही काम था। रोज वह इसी तरह काम करती रहती। दोनों बाप बेटी चुपचाप देखते रहते। इतना ही नहीं, उसे अपने मायके में फ़ोन भी नहीं करने देते। जब भी वह फ़ोन करने को बोलती तो कहते कि तुम मिस कॉल दो, फ़ोन में बैलेंस नहीं है। लेकिन रिया बहुत स्वाभिमानी थी। उसे मिस कॉल देना अच्छा नहीं लगता था और जब फ़ोन आता तब भी उसे खुलकर बात करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि नंद जहाँ भी जाओ जासूस बनकर खड़ी रहती। इसीलिए चाहते हुए भी वह अपनी व्यथा किसी से कह नहीं पाती। जब भी माँ पूछती बेटा तू ठीक तो है ना, तब वह ऊपरी मन से कह देती हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हो ना, घर में सब ठीक है, यह कहकर वह फ़ोन रख देती। लेकिन माँ का दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि सब ठीक है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से कितनी ही दूर क्यों ना हो, लेकिन उसकी सिसकियों की आहट पहचान लेती है और फिर लड़के के पिता के स्वभाव से भी वाकिफ थी। इसीलिए उसका दिल बहुत घबरा रहा था। तो उन्होंने रिया के बाबूजी से कहा, जी मेरा जी बहुत घबरा रहा है, आप रिया को ले आइए, मुझे लग रहा है वह बहुत तकलीफ में है। तो रिया के बाबूजी ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, आज तो बहुत रात हो गई, मैं कल सुबह ही जाकर उसे ले आऊँगा। दूसरे दिन संयोग से रविवार था, तो रिया के पिताजी ने सोचा कि फ़ोन बिना किए जाते हैं, अचानक जाएंगे तो असलियत का पता चल जाएगा और आज दामाद जी भी मिलेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। मन ही मन यही सब सोचते हुए वह अपने बेटे के साथ रिया के ससुराल जा पहुँचे। सबसे पहले रिया की हालत देखकर उसके पिताजी और भाई गुस्से से आग बबूला हो गए। रिया के बिखरे बाल
चेहरे पर पसीना और घबराहट, हाथ में पोंछा देकर जैसे ही रिया के पिताजी ने चिल्लाकर आवाज दी और कहा, ये क्या हाल बना दिया आपने मेरी बेटी का। मेरी फूल जैसी बच्ची 2 महीने में मुरझा गई है। आप लोग इससे नौकरों की तरह काम ले रहे हैं, इसीलिए आप इसे जब भी भेजने को कहो कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देते हो। वह आप ही थे जिन्होंने कहा था कि एक बेटी जाएगी दूसरी बेटी आएगी। हमारे घर में तो कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ खाना बनाने का काम है। बाकी सब काम के लिए मासी है। हम तो इसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। क्या हुआ आपके खोखले आश्वासन का। इतना सब बोलने के बाद भी पटवारी जी अपनी निर्लजता से बाज नहीं आए और कहा कि मासी है, वह 4-5 दिन से बीमार है, इसीलिए नहीं आई। यह सब सुनते ही रिया के सब्र का बांध टूट गया और वह एक छोटे बच्चे की तरह रोते बिलखते हुए अपने पिता और भाई के गले लगते हुए बोली, मैंने चुपचाप मुंह पर ठप्पी लगाकर आज तक आपका और दीदी का अत्याचार सहा है, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ उस दिन से कोल्लू के बैल की तरह सुबह से लेकर रात तक अकेले सारा काम किया है। जब फोन में बात करने भी बोलती तो आप लोग बात नहीं करने देते। जब कभी मेरे मायके से भी फोन आता तो दीदी हर वक्त सर के ऊपर खड़ी रहती। मैं तो अपनी व्यथा किसी को भी बता भी नहीं पाई, क्योंकि अगर मैं सूरज जी को भी बताती तो उन्हें यही लगता कि मैं उन्हें उनके परिवार के खिलाफ भड़का रही हूँ। इसीलिए अंदर ही अंदर घुटती रही। यहाँ तक कि जब भी मायके जाने की बात बोलती तो यह जवाब मिलता कि क्या कोई फंक्शन है तुम्हारे पीहर में। रोज रोज बेटियों का काम ही क्या है पीहर में। भगवान से डरिए पापा जी। बेटी की दर्द व्यथा सुनकर रिया के पिताजी ने कहा, बेटी अब एक पल भी तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। पटवारी जी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने अपनी बेटी ब्याही है, बेची नहीं है। उसके बाद रिया के पिताजी ने रिया से पूछा कि दामाद जी कहाँ हैं। एक बार उनकी भी राय जान लेना जरूरी है कि वह क्या चाहते हैं, क्योंकि इन लालची और छोटी सोच वाले लोगों के बीच मरने के लिए अपनी फूल जैसी बच्ची को नहीं छोड़ सकता। तब रिया ने कहा, वह कंपनी के काम से 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, आज वापसी है, बस आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, चल हम बाहर ही इंतजार कर लेते हैं, हमें तो इन लोगों से घिन आती है। करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद सूरज आया। आते ही सूरज ने अपने ससुर जी और साले साहब के पैर छुए और पूछा, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, प्लीज अंदर चलिए। तब रिया के बाबूजी ने कहा, यह तो आप अपने पिताजी से ही पूछिए। तब सूरज ने अपने पिताजी से पूछा, क्या किया है आपने, आखिर आप बताएं, चुप क्यों खड़े हैं, बोलिए। यह क्या बोलेंगे बेटा, मैं बताता हूँ, इनका मुंह है ही नहीं बोलने का। जब से रिया शादी करके आई है उस दिन से आपके पिताजी और बहन दोनों मिलकर रिया को प्रताड़ना दे रहे हैं। रिया के आते ही इन्होंने काम वाली मासी को भी हटा दिया और जब रिया ने पूछा कि मासी क्यों नहीं आ रही है तो कहने लगे, मासी को हटा दिए क्योंकि एक आदमी का खर्च तो बढ़ गया है। सारा दिन जानवरों की तरह उससे काम करवाया। इतना ही नहीं, कभी फ़ोन पर बात भी नहीं करने देते और जब कभी भी हम भी फ़ोन करते तो उस समय भी कान लगाकर सारी बातें सुनते रहते। यह बेचारी अपनी व्यथा अकेले ही सहती रही, ना इसने आपको कुछ बताया ना हमें बता पाई। आपको कुछ इसीलिए नहीं मालूम क्योंकि आप सुबह 9 बजे निकल जाते हो और रात को 11 बजे घर में घुसते हो और रविवार को भी अपनी बहन के लिए लड़के देखने निकल जाते हो। हमें भी यह सब मालूम नहीं चलता, लेकिन जब भी हम रिया को बुलाने की बात करते तो आपके पिताजी बोलते, आज उसकी नंद आई है या उसकी नंद की तबीयत खराब है, वगैरह वगैरह। यह सब सुनकर सूरज को बहुत खराब लगा और उसने रिया से कहा, कम से कम तो मुझे तो बता सकती थी। मुझे बहुत बार शक तो हुआ तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर, लेकिन जब भी पूछता तो तुम कहती नहीं सब ठीक है। बस बहुत हो चुका रिया, तुम्हें सहने की जरूरत नहीं है। पापा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लालची होने के साथ साथ इतनी छोटी सोच वाले भी हैं। आपने पैसों की लालच में आकर माँ को भी खो दिया। माँ इलाज के अभाव में चल बसी, बीमारी की हालत में भी उनसे काम करवाया। वह कहती रही मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आपने उनकी एक ना सुनी। उस समय तो मैं बहुत छोटा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
मैंने अपनी माँ को तो खो दिया है, लेकिन अपनी पत्नी को आपके हाथों की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। मुझे तो शर्म आती है आपको अपना पिताजी कहते हुए। आपने मेरी पत्नी का खर्चा जोड़ा, जबकि पूरा खर्च मेरी कमाई से चलता है। और हाँ, जाते जाते एक बात दीदी आपसे भी कहता हूँ, कम से कम एक औरत होने के नाते आपको तो अपनी भाभी की मदद करनी चाहिए थी। भगवान ना करे जो रिया के साथ आपने किया, कल आपके साथ भी ऐसा ही हो। रिया चलो अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ नहीं रहना। फिर एक बार तो सूरज रिया को लेकर अपने ससुराल चला गया। बाद में सूरज ने रेंट पे घर ले लिया। आज दोनों बहुत खुश हैं अपनी गृहस्थी में अपने बेटे के साथ। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पैसों के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। उनकी नज़र में पैसों के आगे बीवी और बहू किसी की कोई अहमियत नहीं। उनके लिए पैसा ही भगवान है। हाँ तो दोस्तों, क्या सूरज के पिताजी ने अपनी बहू रिया के साथ ऐसा करना चाहिए था? क्या सूरज ने अलग होकर ठीक किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।